जो वेव नेचर के लिए हम लोग कर रहे थे, वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, डिफ्लेक्शन, ये सब वेव नेचर के सपोर्ट में। और पार्टिकल नेचर के सपोर्ट में हमारे पास 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं। क्या क्या? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी प्रपोज की जिसमें एनर्जी के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की इन्होंने, और एनर्जी के उस पार्टिकल के लिए इन्होंने एक टर्म यूज किया, क्वांटम। क्वांटम का हिंदी में मीनिंग होता है प्रमात्रा, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट होना। क्वांटम, जैसे आप लोग अगर स्टेयरकेस यूज करते हो तो हर बार जब आप स्टेयरकेस देखोगे, आई एम नॉट सेइंग कि हर बिल्डिंग में सेम होगा, बट एक बिल्डिंग में स्टेयरकेस की हाइट क्या रहती है? फिक्स्ड रहती है। ऐसा तो नहीं बदलती रहती है, किसी स्टेयरकेस की हाइट 1 फीट है और किसी की 2 फीट हो गई अचानक से, ऐसा नहीं होता। तो ये मैं बोलूंगा कि आपके जो स्टेयरकेस है ये क्वांटाइज्ड है, मतलब फिक्स्ड वैल्यू है इसकी हाइट की, कोई भी वैल्यू नहीं है। या आपकी जेब में जो पैसा है वो पैसा भी कैसा है? क्वांटाइज्ड। किसी भी डिनोमिनेशन में आपके पास पैसा नहीं हो सकता है, फिक्स्ड है। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए। तो जो पैसा है आपकी जेब में वो है कैसा है? क्वांटाइज्ड, फिक्स्ड डिनोमिनेशन में ही आते हैं नोट। ऐसा नहीं होता कि 71 रुपीज का भी नोट आता हो, या 79 रुपीज का भी नोट आता हो, या 78 का भी नोट आता हो, 99 रुपीज का नोट आता हो, 105 रुपीज का नोट आता हो। तो ये सब क्या हो गया? क्वांटाइज्ड होना। आपकी उम्र कंटिन्यूअसली बढ़ती है, डिसकंटिन्यूअसली बढ़ती है? कंटिन्यूअसली, बट आप सेलिब्रेट डिसकंटिन्यूअसली करते हो। आप आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, तो बर्थडे एक फिक्स्ड टाइम गैप पे ही आता है। तो बर्थडे का जो सेलिब्रेशन है वो कैसा है? डिसकंटिन्यूअस, मतलब क्वांटाइज्ड। बट आपकी जो उम्र बढ़ रही है वो कैसे बढ़ रही है? ठीक है, मान लो आप रस्सी से लटक रहे हो बिल्डिंग पे और किसी ने वो रस्सी काट दी, अब आप गिरोगे, कैसे गिरोगे? कंटिन्यूअसली गिरोगे या डिसकंटिन्यूअसली गिरोगे? कंटिन्यूअसली। और यही मैं 1000 सीढ़ियां बना दूं और फिर ऊपर से आपको धक्का दूं तो आप गिरोगे। पार्क में जाते हो, स्लाइड यूज करते हो आप, कंटिन्यूअस मूवमेंट है ये, है ना? बट यही आप स्टेयरकेस पे उतर रहे हो, ये कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। एनर्जी के टर्म्स में कंटिन्यूअस का मतलब है वेव नेचर, डिसकंटिन्यूअस का मतलब है पार्टिकल नेचर। तो क्वांटम थ्योरी में हमको यही चीज पता चल रही है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमको यही चीज पता चल रही है कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली नहीं, डिसकंटिन्यूअसली डिस्क्रीट पैकेट्स और बंडल्स के फॉर्म में आइदर एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी। अब इसके बारे में आइडिया सबसे पहले दिया था अंकल न्यूटन ने। उन्होंने प्रपोज की थी कॉर्पसल थ्योरी ऑफ लाइट, विजिबल लाइट, कॉर्पसल थ्योरी। तो उन्होंने ये बोला था कि जो विजिबल लाइट होती है वो छोटे छोटे कॉर्पसल से बनी हुई है। कॉर्पसल्स का हिंदी में मीनिंग होता है कणिका। कण मतलब छोटा पार्टिकल, उससे भी छोटा कणिका, कॉर्पसल। जैसे आरबीसी जो आप बोलते हो, रेड ब्लड कॉर्पसल्स होता है, बहुत छोटा पार्टिकल ऐसा। तो उन्होंने ये सबसे पहली बार प्रपोज किया था। फिर आइंस्टाइन ने भी बोला था कि जो रेडिएशन है वो कंटिन्यूअसली एमिट एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, कंटिन्यूअसली हो रही है। प्लैंक ने इसको प्रॉपर थ्योरी के फॉर्म में प्रपोज किया, क्वांटम थ्योरी प्रपोज किया, और बोला कि एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी वो कंटिन्यूअसली वेव फॉर्म में ना होके
डिसकंटिन्यूअसली पार्टिकल के फॉर्म में होगी। उसी पार्टिकल का उन्होंने नाम क्या रख दिया? क्वांटम। तो क्वांटम क्या हो गया हमारे लिए? पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी। पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी। पैकेट और, जैसे मैं वाटर की बात करूं तो वाटर अगर मैं टैप में से निकाल रहा हूं तो वो लगातार गिर रहा है, कंटिन्यूअस हो गया। यही वाटर को मैं फ्रीज करके आइस क्यूब्स आपकी तरफ फेंक रहा हूं तो भी तो मैं पानी ही फेंक रहा हूं तुम्हारी तरफ, बट वो आइस क्यूब क्या हो गया? पानी का बंडल हो गया है। आइस क्यूब क्या हो गया है? पानी का बंडल। तो उस आइस क्यूब को मैं पानी का क्या बोल सकता हूं? क्वांटम। अब पानी आपको दिखता है, पानी एक मैटर है, एनर्जी दिखती नहीं है, तो इसलिए एनर्जी का बंडल दिखेगा कभी नहीं आपको। तो उसी बंडल का उन्होंने नाम क्या रखा बेटा? क्वांटम। और जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसके 8 पार्ट्स होते हैं। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, उसमें से सिर्फ विजिबल हमको दिखाई देता है, बाकी हमको कुछ दिखता नहीं। तो विजिबल के क्वांटम के लिए हमने एक नया नाम बना दिया, क्या? फोटोन। विजिबल के क्वांटम का नाम क्या है? फोटोन। सो एनर्जी इज ऑलवेज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट बंडल्स और पैकेट्स ऑफ एनर्जी। दीज बंडल्स आर कॉल्ड quantum. Quantum of visible light is called photon. Now quantum is having some fixed amount of energy, and that energy is directly proportional to the frequency of radiation. So energy of each quantum is directly proportional to frequency. और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लाओगे, और ये प्लैंक का क्वांटम थ्योरी है, तो कांस्टेंट का नाम भी क्या रख दिया हमने? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये। सो दुनिया में आप कहीं भी जाओगे, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहने वाली है? फिक्स्ड। सो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड है 6.626 into 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, और 6.626 into 10⁻27 अर्ग इंटू सेकेंड। देन अभी मुझे पता करना है कि किसी भी सोर्स से कितनी एनर्जी एमिट हुई है टोटल, या किसी ने अगर एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो टोटल कितनी एब्जॉर्ब की है। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे? कितने क्वांटम और एक क्वांटम की एनर्जी कितनी। जैसे अगर मैं आपको 10 रुपए के 10 नोट दूंगा तो मैंने आपको टोटल कितना अमाउंट ट्रांसफर किया है? 100। कैसे पता किया आपने? 10 रुपए डिनोमिनेशन हो गया, ये हो गया एनर्जी। कितने नोट दिए मैंने आपको? 10। तो टोटल अमाउंट आपके पास पहुंच गया, कितना पता चल जाएगा आप। अगर मैंने 100 रुपीज के 10 नोट दिए होते तो एक नोट का वैल्यू 100 रुपीज, और 10 नोट दिए, 10 into 100 कितना हो जाएगा? 1000। सिंपल। तो टोटल एनर्जी कितनी एमिट की किसी भी सोर्स ने, या किसी ने एब्जॉर्ब की तो कितनी एब्जॉर्ब की, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फंडा। क्या? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्वांटम एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड टाइम्स एनर्जी ऑफ वन क्वांटम। तो ये हो गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा नंबर ऑफ क्वांटम निकाल के दो मुझे, ई टोटल मीन्स टोटल एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब अपॉन, अगर मैं आपको दूं कि मैंने आपको 10,000 रुपए दिए हैं और 10 रुपए के नोट दिए, तो कितने नोट दिए होंगे तुमको? 1000 नोट्स दिए होंगे। तो वो कैसे पता चलेगा? टोटल अमाउंट को डिवाइड करोगे एक नोट के डिनोमिनेशन से, तो आपको नंबर ऑफ पेपर के टुकड़े मिल जाएंगे। तो बस वैसा ही क्वांटम है। कितने क्वांटम रिलीज किए या एब्जॉर्ब किए कैसे पता चलेगा? टोटल एनर्जी को डिवाइड करना है एनर्जी ऑफ वन क्वांटम। अब आप बचपन में आपकी फिजिक्स में पढ़ के आए होंगे, जो एनर्जी है उसका पावर के साथ एक रिलेशन होता है।
एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है, पावर इंटू टाइम, या मैं बोल सकता हूं एनर्जी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू पावर। एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर। तो जब वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो कई बार इस तरह की चीजें यानी पावर के टर्म्स में भी क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। अभी जैसे मैं बोलूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज 2 इंटू 10⁻⁻10 हर्ट्ज, तो मुझे एनर्जी ऑफ 1 क्वांटम चाहिए, एनर्जी ऑफ 1 क्वांटम चाहिए। तो एनर्जी ऑफ 1 क्वांटम अभी बताया हमने इज इक्वल टू एच न्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? What is the frequency of radiation? Hertz. तो अगर आप पढ़ के आए होंगे तो आपको पता होगा हर्ट्ज क्या होता है, 1/सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, जूल बाकी रह जाएगा। तो नाउ यू कैन मल्टीप्लाई, 34 है और ये कितना हो जाएगा -10 इंटू 2, आगे का काम तुम्हारा है, कितना हो जाएगा 12 5 12 इंटू 10⁻⁴ जूल। सिंपल। अभी आपने वेव थियरी में पढ़ा था C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। तो अगर न्यू को रिप्लेस करना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, C बाय लैम्डा। ऑल्सो 1 बाय लैम्डा होता है वेव नंबर के इक्वल। न्यू बार इज वेव नंबर, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। तो न्यू बार किसके इक्वल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बेटा फॉर्मूला लिखा था E इज इक्वल टू एच न्यू, तो एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकता हूं और एच सी न्यू बार भी लिख सकता हूं, क्यों, बिकॉज 1 बाय लैम्डा इज न्यू बार, 1 बाय लैम्डा इज न्यू बार। तो ये सब एनर्जी ऑफ 1 क्वांटम दिखा रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, ये वेवलेंथ के टर्म्स में एंड ये वेव नंबर के टर्म्स में। C इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो दुनिया को पता है बचपन से। तो जब आपके लिए क्वेश्चंस फ्रेम होंगे तो आपको बहुत केयरफुली इन सारे रिलेशंस को रिकॉल करना है। जैसे मैं ये बोलूं अ रेप्टाइल कैन सी एन ऑब्जेक्ट if it gets 17 joules of energy, calculate the number of quantum of wavelength 400 nanometer required for the reptile to see things properly। तो मैंने आपको टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड बता दी। रेप्टाइल को किसी चीज को देखना है तो कितनी एनर्जी चाहिए उसको, मतलब उसकी आंखों में कितना विजिबल रेडिएशन पहुंचना चाहिए, 17 जूल। अब हर एक क्वांटम का एनर्जी इससे निकाला जा सकता है, और मैंने पूछा क्या है, नंबर ऑफ क्वांटम, n पूछा है, कितने क्वांटम चाहिए, मतलब कितने क्वांटम उसकी आंखों तक पहुंचने चाहिए वो बताना है आपको। तो टोटल एनर्जी तो गिवन है ऑलरेडी। टोटल एनर्जी ई टोटल जिसको हम बोल रहे थे वो क्वेश्चन में ही गिवन है, 17 जूल। 17 जूल। वेवलेंथ कितना दिया है बेटा,
400 नैनोमीटर. नैनो का मीनिंग 10⁻⁹. So with the help of this hc by lambda, you can find energy of one quantum. You know the value of h, 6.626 into 10⁻34 joule into second. Velocity of electromagnetic radiation is 3 into 10⁸ meter per second, and the wavelength is 400 times 10⁻⁹ meter. So you have total energy, you have the energy of one quantum, then number of quantum would be total energy upon energy of. So substitute the values and solve. किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं. और देखो क्या पूछेगा. 100 वॉट. वॉट किसका यूनिट होता है? पावर का. दैट यू हैव टू फिगर आउट. अभी आपको ये नहीं पता कि वॉट किस चीज की यूनिट है तो पहचान ही नहीं पाओगे आपको दिया क्या है. वो आपको बोलेगा थोड़ी कि मैं पावर दे रहा हूं. अगर वो कोई बोल रहा है क्वेश्चन 3 ml वाटर, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ना ml किसकी यूनिट है. तो जो वैल्यू है वो किस चीज की हो गई? वॉल्यूम की. सो 100 वॉट बल्ब emit radiation of wavelength 6000 angstrom. Calculate the number of quantum emitted per second. अभी आप ठीक से देखोगे तो उसने टाइम भी दे दिया है तुमको. कितना? 1 सेकेंड. तो उसको नंबर ऑफ क्वांटम चाहिए इन 1 सेकेंड. सेम टाइप का क्वेश्चन है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया. पहले मैं टोटल एनर्जी निकालूंगा बाय यूजिंग पावर इनटू टाइम. पावर इज 100 वॉट, टाइम इज, तो ये कितना हो गया? 100 जूल. अगेन आई विल कैलकुलेट एनर्जी ऑफ वन क्वांटम बाय यूजिंग hc by lambda. h is 6.626 into 10⁻�34 joule into second. c is 3 into 10⁸ meter per second. Units are very very important. I'm telling you this from day one. So if you remember, 1 angstrom is 10⁻⁻10 meters. So if that wavelength was 6000 angstrom, we can write it 6000 times 10⁻⁻10 meter. Now you have total energy, you have energy of one quantum, and then number of quantum would be total energy divided by. So this type of question they will ask. समझे? एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं थ्योरी पे बेस्ड. आपको सिर्फ वो फॉर्मूला याद करने की मेहनत करनी है. फॉर्मूला याद नहीं होगा आप स्ट्रगल करते रहोगे, टाइम वेस्ट करते रहोगे. ये है प्लैंक्स क्वांटम थियरी. अब मैं आपको ले जाऊंगा टुवर्ड्स बोर्स एटॉमिक मॉडल. बहुत केयरफुली पढ़ना. बोर्स एटॉमिक मॉडल पे ही बेस्ड है आपका पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. सो बहुत केयरफुली पढ़ना. सो बोर्स एटॉमिक मॉडल आया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद. रदरफोर्ड के मॉडल में जो भी शॉर्टकमिंग्स थी, ड्रॉबैक्स थे, उसको समझाया, एक्सप्लेन किया कुछ चीजें बोर मॉडल में. सो बोर मॉडल में डाइव इन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं, जो कुछ आता होगा आपको और कुछ नहीं आता होगा. पहले मुझे याद दिलाओ, यूनिट चार्ज क्या होता है, सिंबल क्या होता है और वैल्यू क्या होती है. यूनिट चार्ज क्या है? इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज. मतलब इससे छोटा चार्ज हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. समझते हो शायद इस वर्ड का मीनिंग. क्या वैल्यू है इसकी? ये है यूनिट चार्ज.
किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? एटॉमिक नंबर के इक्वल। व्हाट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन? प्लस का ई। व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? माइनस ई। So if I ask you charge of nucleus of any atom, charge of nucleus of any atom, plus E, गधे हो तुम, sorry, charge of any nucleus would be plus का ZE, Z gives the number of protons. So if it is hydrogen, Z का वैल्यू हो जाएगा 1. कितना प्रोटॉन्स रहते हैं न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन में? ओनली 1. सो इन दैट केस चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन वुड बी प्लस का ई. इफ आई गिव यू नियॉन, नियॉन हैज 10 प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर 10. सो द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ नियॉन एटम वुड बी प्लस का 10 ई, प्लस का 10 ई. कैल्शियम प्लस का 20 ई. 20 is the number of protons plus E is the charge of one proton. So the net positive charge of nucleus would be plus ZE. अभी आपने शायद बचपन में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था. क्या था फॉर्मूला? G m1 m2 upon r square. वैसे ही when two charges are separated by distance r, two charges q1 and q2 are separated by distance r, इनके बीच में एक फोर्स लगता है. इस फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वैसे ही इसको क्या बोलते हैं? चार्जेस के बीच के फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक फोर्स. कूलम्बिक फोर्स. इसके लिए मैं सिंबल यूज करूंगा एफ ई. एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो इसका फॉर्मूला भी क्या होता है? उसी फॉर्मूला के जैसा. वहां पे कैपिटल जी एक कांस्टेंट था, यहां पे कैपिटल के एक कांस्टेंट है. वहां m1 m2 दो मासेस थे, यहां पे चार्जेस हैं q1 एंड q2. r इज अगेन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस. So electrostatic force of attraction या repulsion, whatever it is, if charges are of same nature तो repulsion होगा, opposite nature के हुए तो attraction होगा. So चाहे attraction हो चाहे repulsion हो, फॉर्मूला क्या रहेगा फोर्स के लिए? K q1 q2 upon r square, where q1 and q2 क्या हो गए? चार्जेस. r क्या हो गई? Distance between the charges, and the K is electrostatic constant. Electrostatic constant. इसकी जो वैल्यू है वो कितनी रहती है? 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. या फिर सीजीएस सिस्टम में जाओगे तो इसकी वैल्यू होती है ओनली 1. बट सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट डाइन रहती है, डिस्टेंस की यूनिट और चार्ज की यूनिट ESU होती है. ESU. ESU is electrostatic unit. ESU is electrostatic unit. ये क्या है एक्चुअली? सीजीएस यूनिट है किसकी? चार्ज की. ESU. ठीक है. इसके अलावा इसका एक खुद का एक्सप्रेशन होता है 1/4 एप्सिलॉन बोलते हैं इसको. फिजिक्स में आप पढ़ोगे परमिटिविटी कांस्टेंट. फिलहाल मैं इसका सिर्फ नाम लिख रहा हूं. एप्सिलॉन रीड करते हैं. एप्सिलॉन E0. तो जो मीडियम होता है उसकी परमिटिविटी होती है. अब ये होता क्या है एक्चुअली, ये फिजिक्स में पढ़ोगे. सो के का एक एक्सप्रेशन भी है 1/4 एप्सिलॉन नॉट.
K is a universal constant and its value is fixed in the whole universe. क्या है? 9 into 10 raised to 9 Newton meter square per coulomb square. Diane सेंटीमीटर स्क्वायर. तो CGS में वैल्यू 1 है. SI सिस्टम कह लो या MKS कह लो, उसमें वैल्यू इज 9 इंटू 10 रेज़ टू 9. ये याद हो जाना चाहिए. फॉर्मूला K का वैल्यूज विद यूनिट्स. क्लियर? ये याद नहीं होगा तो बोर मॉडल में अभी थोड़ी देर में आपको दिक्कत आएगी. रिमेंबर ऑल्सो, हमको पता है जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन करती है तो उस ऑब्जेक्ट पे एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है. अगर m मास का पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है इन द सर्कल ऑफ रेडियस r और जिसका वेलोसिटी क्या हो v, 3 कंपोनेंट्स हैं यहां पे. रेडियस ऑफ दैट सर्कल, मास ऑफ द पार्टिकल एंड velocity of that particle. So during circular motion it experience a force जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? Away from the center of the circle, and that force is called centrifugal force. Centrifugal force FC, और इसका फॉर्मूला होता है mv square by r, where m is the mass of that particle, v is the. तो अगर किसी रोड पे शार्प टर्न होता है और आप आपकी बाइक एकदम से घुमा दोगे तो आपकी बाइक स्किड हो जाती है बाहर की तरफ. स्किड ना हो इसी को करने के लिए आप अपनी बाइक को या गाड़ी को थोड़ा सा झुकाते हो. अभी 2 व्हीलर तो झुक जाती है, 4 व्हीलर तो नहीं झुक सकती. तो उसके लिए वो हाईवेज पे रोड कैसी बनाते हैं? थोड़ी सी टिल्टेड. या वो जो मेले वगैरह में आपने मौत का कुआं वाला खेल देखा होगा, है ना? वो बाइक चलाते ना अंदर, तो वो कैसे चल पा रहे हैं ऐसी दीवार पे? इसी फोर्स पे. अगर उनकी मैं वेलोसिटी कम कर दूं, देखो रेडियस तो फिक्स्ड है उस कुएं की, मास आदमी का और बाइक का फिक्स्ड है. अब दैट फोर्स विल बी गवर्न्ड बाय वेलोसिटी ऑफ दैट बाइक या कार, जो भी है. समझे ना? तो अगर वेलोसिटी कम कर दूं मैं तो ये फोर्स कम हो जाएगा, आदमी नीचे गिर जाएगा. सिंपल. तो बाइक को एक सर्टेन स्पीड पे आपको मिनिमम चलाना ही पड़ेगा ताकि वो मौत के कुएं में ऐसे चलता रहे, नहीं तो गिर जाएगा, मर जाएगा, है ना? या आपने मोटो जीपी देखा होगा. मोटो जीपी बाइक रेसिंग वाला गेम खेला भी होगा. तो उसमें देखा है रेसर घुटने रोड पे ही घिस देता है पूरा. क्यों? क्योंकि स्पीड मेंटेन करनी है और टर्न भी लेना है. तो अगर मैं टर्न ले लूं बिना झुके, स्पीड उतनी रखी, तो रोड से उतर जाऊंगा, ट्रैक से निकल जाऊंगा, उड़ जाऊंगा. तो स्पीड भी मेंटेन रहे और ये फोर्स ज्यादा ना बढ़ जाए, तो क्या करते हैं हम? गाड़ी को एकदम से टिल्ट कर लेते हैं. ठीक है? रेलवे में भी जहां भी टर्न होते हैं वहां पे एक ट्रैक उठा के बनाते हैं वो. समझे ना? इसी फोर्स को बैलेंस करने के लिए. या इवन आप दूध में से उसकी क्रीम निकालते हो तब भी इसका यूज करते हो. अर्थ, धरती मां भी इसका यूज कर रही है, क्योंकि सन, कोई भी प्लेनेट हो, अर्थ की बात ले लो, अपनी तरफ खींच रहा है, तो खींच क्यों नहीं रही? क्योंकि इस पे एक फोर्स बाहर की तरफ भी लग रहा है. नहीं तो सन खींच लेगा ना किसी भी प्लेनेट को अपनी तरफ. तो जो फोर्स है वो क्यों, कैसे आ रहा है? वो इसके मोशन की वजह से आ रहा है. अर्थ रुक नहीं सकती, रुकी तो सन खींच लेगा. अर्थ घूम के क्या कर रही है? इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है. अर्थ पे भी एट द डिस्टेंस आर, तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी भी काम करती है. जैसे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में भी तो हम पे पोटेंशियल एनर्जी काम करती है. क्या फॉर्मूला यूज करते हो आप? mgh, वेयर mg इज द वेट, h इज द हाइट. वैसा
तो यहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी काम करती है, बट उसका फॉर्मूला के Q1 Q2 डिवाइड बाय के Q1 Q2 डिवाइड बाय R। एनर्जी में के Q1 Q2 बाय R और फोर्स में के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। भूल मत जाना। दूसरा जो बेसिक डिफरेंस है, जब हम पोटेंशियल एनर्जी बताते हैं तो चार्जेस के जो साइन होते हैं वो भी यूज करते हैं। मतलब अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो हम चार्जेस का मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनका साइन भी लिखेंगे, बट फोर्स लिखते वक्त मैग्नीट्यूड ही यूज करते हैं, साइन नहीं। ये ध्यान रखना, फोर्स में साइन यूज नहीं होते, पोटेंशियल एनर्जी में साइन यूज होंगे। फोर्स में साइन यूज नहीं होते, सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करते हैं फोर्स बताने के लिए, और पोटेंशियल एनर्जी बताने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं बोहर ने क्या क्या बोला। तो मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स ही कवर कर रहा हूं, बाकी सारे पॉइंट्स आपके पास हैं कहीं ना कहीं से। पहली चीज, जो सर्कुलर रास्ते थे जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता था, आपने सोलार सिस्टम देखा होगा, सेंटर में सन और प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे। वैसा ही मॉडल प्रपोज किया किसने? बोहर ने। उन्होंने बोला जैसे सोलार सिस्टम में सेंटर पे कौन है? इन्होंने बोला यहां एटम के सेंटर पे कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में आइडिया किसने दिया था? रदरफोर्ड ने, ध्यान रखना। और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो सर्कुलर पाथ दिख रहा है, इसी का नाम क्या है? ऑर्बिट या शेल। ऑर्बिट या शेल। तो जो ऑर्बिट है इसको इन्होंने n से डिनोट किया और इसके लिए वैल्यूज डिसाइड कर दी। क्या? 1 2 3 4 5 लाइक दैट। और यही नहीं रुके, इन ऑर्बिट्स का नेम भी दे दिया उन्होंने, P L M N, K L M N O P Q, कैपिटल लेटर्स। तो अगर मैं बोल रहा हूं फर्स्ट शेल, के की बात कर रहा हूं, थर्ड शेल एम की बात कर रहा हूं, फिफ्थ शेल ओ की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन जब आएंगे तो जरूरी नहीं है शेल का नंबर ही बोले, कभी कभी शेल का नेम भी बोलेगा। के शेल मतलब फर्स्ट शेल, एल शेल मतलब सेकेंड शेल, ऐसा, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली? दैट एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिट्स इज फिक्स्ड। फिक्स्ड, किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी क्या रहती है? फिक्स्ड। इसीलिए इन ऑर्बिट्स को इन्होंने स्टेशनरी ऑर्बिट्स या सिंपली एनर्जी लेवल बोल दिया। फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया बोहर ने। बोहर ने क्या बोला कि हर एक ऑर्बिट का अपना एक फिक्स्ड एनर्जी होता है। फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कैसा है? फिक्स्ड। सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी कैसा है? फिक्स्ड। कुछ भी होगा बट फिक्स्ड है, चेंज नहीं होता। तो चाहे हाइड्रोजन अर्थ पे हो या सन पे हो या किसी दूसरे यूनिवर्स में, दूसरे प्लेनेट पे, दूसरे गैलेक्सी में हो, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी क्या रहने वाला है? फिक्स्ड। ऐसा बोला इन्होंने, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या था? जब तक इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में है तब तक ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ना ही वो एनर्जी एमिट करेगा। ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना एनर्जी। तो जब तक इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में है इसकी एनर्जी चेंज नहीं होती। जब तक इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती। फिर इन्होंने बोला कि जो ऑर्बिट्स क्लोजर टू न्यूक्लियस, पोजेस, मतलब ऑर्बिट अगर न्यूक्लियस के पास है तो उसकी एनर्जी कम होगी। जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर भागेगा एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी।
तो जो ऑर्बिट्स न्यूक्लियस के क्लोज थे उसको हम बोल सकते हैं लोअर एनर्जी लेवल, और जो न्यूक्लियस से दूर है उसको हम क्या बोलेंगे, हायर एनर्जी लेवल्स। जैसे बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग में फ्लोर्स होते हैं, फ्लोर, तो जो धरती के पास है वो लोअर फ्लोर्स है, और धरती से दूर है, समझे? ऐसा ही अंकल बोर ने बोला कि जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के क्लोज होगा उसकी एनर्जी कम होगी, उसको क्या बोलना है, लोअर एनर्जी लेवल, और जो ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, हायर होगी, इसलिए उसको नाम दे देंगे हायर एनर्जी लेवल। तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा ऑब्वियसली। सेम अगर वो हायर से लोअर जाएगा तो क्या करेगा। तो पहली चीज उन्होंने क्या बोली थी कि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में है अपनी एनर्जी चेंज, वो ये नहीं बोल रहा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी चेंज नहीं करेगा, जब तक किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में तब तक नहीं करेगा, ऑर्बिट चेंज करेगा तो एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। अगर आप फर्स्ट फ्लोर से 10th फ्लोर में शिफ्ट हो रहे हो तो आपकी हाइट चेंज होगी ना, फर्स्ट फ्लोर पे आपकी हाइट चेंज नहीं होगी। जब तक आप फर्स्ट फ्लोर पे हो तब तक आपकी हाइट चेंज, इसका मतलब वो ये नहीं कह रहा कि आपकी हाइट चेंज नहीं हो सकती, समझे ना। सो टू चेंज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट हैज टू चेंज इट्स ऑर्बिट। सो व्हेन इट moves from lower energy orbit to higher energy orbit, it will absorb energy, and when it moves from higher to lower, it will release, emit, evolve energy. कितनी एनर्जी एमिट करेगा, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, निकालना बहुत सिंपल है। एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, इसको मैं डेल्टा ई से दिखाऊंगा। डेल्टा क्यों, क्योंकि ये चेंज इन एनर्जी है तो एनर्जी, बट कैसा है, चेंज इन एनर्जी है। तो एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ N1 N2, या फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट नहीं है, N1 में मैं क्या यूज कर रहा हूं, लोअर ऑर्बिट कोई भी हो, N2 मतलब हायर ऑर्बिट। सो अगर मेरा इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है, कितनी एनर्जी एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट। मान लो वो फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जंप कर रहा है तो वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हायर टू लोअर करना है, सिंपल। कहां से कहां जा रहा है ये क्वेश्चन डिसाइड करता है, हमको सिर्फ सोचना है, बस हमको सिर्फ सोचना है। अगर मैं बोलूं कि आपकी बिल्डिंग में हर फ्लोर का जो हाइट का गैप है वो 10 मीटर्स है, 10 मीटर्स है। अब कोई बच्चा फिफ्थ फ्लोर से कूद के सेकंड फ्लोर पे आ गया, कितना मीटर कूदा है वो, 30 मीटर, सिंपल है। तो ये तुमने कैसे निकाल लिया, तुमको एनर्जी गैप पता था इसलिए। वही चीज हमें यहां पे यूज करनी है, नथिंग इज न्यू, बस यहां पे मैं एग्जांपल में हाइट दे रहा हूं, यहां पे क्या चलेगा। दूसरी चीज, फ्लोर्स की हाइट फिक्स्ड होती है, फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड फिक्स्ड है, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर जो भी है, बट यहां गैप फिक्स नहीं होता। कितना होता है ये मैं बताऊंगा अभी, तो उस गैप पे भी अपने को काम करना होता है, पहले हमको एनर्जी डिसाइड करनी होती है। अच्छा, तो जब मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या था, के आर स्क्वायर, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, और ये जिसको आप डिस्टेंस बोल रहे हो वो क्या बन जाएगी, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है, के, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओगे तभी चार्जेस के साइन यूज नहीं करते हैं।
साइन यूज नहीं किया हमने, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये? के ये फोर्स किधर लग रहा है इसके ऊपर? टुवर्ड्स न्यूक्लियस। बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना एक मास होता है, मास है कि नहीं इलेक्ट्रॉन का? कितना? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम और 10⁻⁻28 ग्राम। सो अपना मास है। अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कोई वेलोसिटी भी होगी, इसलिए इस पे एक फोर्स बाहर की तरफ भी लग रहा है, जिसका फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको हम बोल रहे थे, ये कितना लग रहा था? m v²/r। अब जैसे अर्थ अंदर की तरफ लगने वाले और बाहर की तरफ लगने वाले फोर्स को बैलेंस कर पा रही है, तभी तो वो घूम पा रही है। नहीं तो अगर कोई पर्टिकुलर फोर्स डोमिनेट करने लगे तो क्या होगा? या तो वो सन की तरफ घुस जाएगी या फिर, तो वैसा ही इलेक्ट्रॉन के साथ भी तो होगा। यस और नो? तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले ये दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए? बैलेंस्ड। अगर ये बैलेंस नहीं हुए तो आइदर इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? टुवर्ड्स न्यूक्लियस, या फिर न्यूक्लियस से दूर एटम छोड़ के बाहर पर चले जाएगा। बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल, इसलिए इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा नहीं पाता, उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहता है। एक और बात बोली थी बोहर अंकल ने, आपने मोमेंटम सुना है? क्या होता है फॉर्मूला? मोमेंटम को आप p से डिनोट करते हो। क्या होता है फॉर्मूला इसका? mv। जब कोई सर्कुलर मोशन करता है ऑब्जेक्ट, तो उसका एक और मोमेंटम हम निकाल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम दिखाते हैं J से। और ये क्या होता है? जो लीनियर मोमेंटम होता है इनटू रेडियस ऑफ दैट सर्कल जिसमें वो चक्कर लगा रहा है। लीनियर मोमेंटम तो मास इंटू वेलोसिटी होता है, p। यहां पे एक और कंपोनेंट आ जाता है एंगुलर मोमेंटम में, क्या? रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट। तो J क्या बन गया हमारे लिए? एक और चीज बोली थी बोहर ने, दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन in an atom is quantized। क्वांटाइज का मीनिंग याद दिलाओ, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। फिक्स्ड वैल्यूज ही हो सकती हैं, एंगुलर मोमेंटम की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, फिक्स्ड वैल्यूज ही होगी। दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन is an integral multiple of एक फिक्स्ड कांस्टेंट, क्या? h/2π। मैथमेटिकली एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू को उन्होंने एक मल्टीपल बताया, किसका? h/2π का। अब मल्टीपल में कोई यहाँ पे कुछ नंबर आएगा ना, तो एक्चुअली जो ऑर्बिट का नंबर था वही है ये। तो जो एंगुलर मोमेंटम आएगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का, वो h/2π के मल्टीपल में चल रहा था। उसी मल्टीपल को इन्होंने ऑर्बिट का नाम दिया था, नंबर दिया था 1 2 3 4 5, ऐसा h/2π। अब ये कहां से आया, इसका प्रूफ भी है हमारे पास। आपको वेट करना पड़ेगा डी ब्रॉगली वाले फंडे का। अब यहाँ पे एक चीज और जोड़ दूं, h कांस्टेंट है, 2π भी फिक्स्ड वैल्यू है, तो इसको भी मिला के एक नया नाम देते हैं हम, h क्रॉस। h/2π इज h क्रॉस। तो कहीं भी h/2π लिखा है, आप क्या लिख सकते हो? h क्रॉस। ठीक है, h की वैल्यू पता है, 2π से डिवाइड करोगे आपको मिल जाएगा। यस और नो? और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पाई का वैल्यू कितना था? 3.14 इंटू 2 करो, तो अगर h को इससे डिवाइड करोगे तो h की वैल्यू क्या थी?
6.626 अपॉन 6.28 करोगे तो क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग। तो एच क्रॉस की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो जरूरत पड़ने पे। जरूरत नहीं पड़ती वैसे, क्योंकि हम एच अपॉन 2 पाई रखते हैं, एच की वैल्यू याद रहती है, बट फिर भी जस्ट सेइंग, जरूरत पड़ेगी तो आप एच क्रॉस का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो कैसा होता है, क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कैसा होता है, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब है फिक्स्ड वैल्यूज होना, लगातार वैल्यू नहीं हो सकती, गैप के साथ कुछ फिक्स्ड वैल्यूज होंगी। जैसे आपके करेंसी नोट्स होते हैं, 50 रुपए है फिर 100 रुपए है, 51 रुपीज नहीं मिल रहे मार्केट में, 52 का नोट नहीं आ रहा, 53 का नोट नहीं आ रहा। तो आपका जो करेंसी है वो भी कैसा है, क्वांटाइज। आपकी जो स्टेयर केसेस है वो भी कैसा है, आपका बर्थडे सेलिब्रेशन भी कैसा है, क्वांटाइज। आप लिफ्ट से नीचे उतर रहे हो, लिफ्ट का वायर टूट जाए, कंटिन्यूअस, नॉट क्वांटाइज्ड। और यही आप टॉप फ्लोर पे खड़े हो, कोई छोटा बच्चा आके सारे बटन दबा जाए, वो फिर आप जो आओगे लिफ्ट में इरिटेटेड होगे, वो मूवमेंट कैसा होगा, क्वांटाइज। मान लो आप बुर्ज खलीफा पे हो और ऊपर से नीचे आ रहा है और उस शरारती बच्चे ने सारे बटन दबा दिए, 3 दिन लगेंगे नीचे आने में ना, तो है ना, समझ गए ना। और यही बुर्ज खलीफा से नीचे उतर रहे हो और किसी ने वायर, कैसे गिरोगे, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस और क्वांटाइज्ड का डिफरेंस माइंड में बैठ जाना चाहिए। बर्थडे सेलिब्रेशंस आर क्वांटाइज्ड, बट आपकी एज जो बढ़ रही है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमको आगे यूज करनी है। पहली तो ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। दूसरा, एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, मींस एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, वो इसके मल्टीपल में ही चलेगा। और n की वैल्यू क्या रहेगी, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी नहीं होगी, 1 2 3 4 5 होगी। 1.5 नहीं हो सकती, 2.3 नहीं हो सकती, 3.7 नहीं हो सकती, 4.1 नहीं हो सकती, 1 या 2 या 3 या 4 या 5। हालांकि इसको प्रूव नहीं कर पाए थे अंकल बोर, डी ब्रॉगली अंकल आए थे, उन्होंने प्रूव किया कि हाँ ये चीज सही है, जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैसे होता है, क्वांटाइज, ठीक है। अब एक राज की बात बताता हूं, बोर मॉडल में जितनी भी बकवास है, जितनी भी बकवास है कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते आप, लिमिटेशन है। किस पे काम करता है ये, जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब एक ही इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है, हाइड्रोजन के पास, या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। अभी हाइड्रोजन लाइक कौन हो जाएगा, जैसे हीलियम, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2, तो हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। कितने हैं, और अगर मैं एक छीन लूं तो कितने रह जाएंगे, तो इसलिए He प्लस पे एप्लीकेबल है कौन, बोर्स मॉडल, बट He पे एप्लीकेबल नहीं होगा। He में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। He प्लस में Li2 प्लस पे एप्लीकेबल होगा, क्यों, इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते थे, 3। अगर मैं 2 चोरी कर लूं तो भावनाओं को समझ गए। इस चीज को और सिंपल वे में कैसे लिख सकते हैं, आपका कोई भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, अगर उसके ऊपर चार्ज है कितना, तो वो बन जाएगा सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज।
जैसे बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, चार्ज कितना है उसके ऊपर? अब वो फंडा फॉलो करो। कितना पॉजिटिव चार्ज चाहिए? Z-1। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो सोडियम को अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनाना है तो कितना पॉजिटिव चार्ज चाहिए? प्लस का 10। यही तो कह रहा हूं भाई, 10 इलेक्ट्रॉन चोरी करने पड़ेंगे। तो अगर किसी स्पीशीज ने ये कंडीशन फॉलो कर ली, मतलब वो क्या बन जाएगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मोनो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और बोर मॉडल उस पर काम करेगा। और उसका रीजन क्या था वो भी बताता हूं। न्यूक्लियस लिया, इलेक्ट्रॉन लिया, इनके बीच के अट्रैक्शन पे काम किया बोर अंकल ने। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक और इलेक्ट्रॉन है, अब प्रॉब्लम क्या होगी? ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? और बोर ने अपनी कैलकुलेशन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पे काम नहीं किया था। इलेक्ट्रॉन ने एक सिंगल फोर्स कंसीडर किया अपनी स्टडी में। वो कौन सा था? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स। जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन कंसीडर करने जाओगे तो टोटल 3 फोर्सेस पिक्चर में आ जाएंगे। सोचो, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से कितने फोर्स आ गए पिक्चर में? 3। 2 तो अट्रैक्शन वाले आ जाएंगे और एक ये। अब मान लो एक और इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कर दूं मैं, तो कितने फोर्स पिक्चर में आ जाएंगे? 6। काउंट कर लो, 3 अट्रैक्शन रहेंगे और 3 ही रिपल्शन रहेंगे। तो बोर अंकल के पास इतना नॉलेज नहीं था उस टाइम पे कि वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को कंसीडर कर पाए। इसीलिए उन्होंने जो भी काम धंधा किया, जो भी स्टडी किया, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन पे एप्लीकेबल होगा। बिकॉज उन्होंने सिर्फ सिंगल फोर्स, दैट टू अट्रैक्शन फोर्स, यूज किया अपनी स्टडी में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। मल्टी इलेक्ट्रॉन होते ही इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी पिक्चर में आ जाएगा, जिसका उन्होंने कुछ भी अपनी स्टडी में यूज नहीं किया। कॉम्प्लेक्स हो जाता है कैलकुलेशन बहुत। इसलिए बोर मॉडल इज एप्लीकेबल टू मोनो इलेक्ट्रॉन और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ओनली। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कौन होंगी? आइदर हाइड्रोजन होगा या हाइड्रोजन के जैसा कोई स्पीसीज होगा। अभी हाइड्रोजन के जैसा बोलने से मेरा मतलब क्या है? He+, Li2+। रफली बोलूंगा तो ये जो भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर देख लो, उससे एक कम पॉजिटिव चार्ज देना है आपको बस। अगर मैं बोलूंगा यूरेनियम, और यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है, तो ये कब एप्लीकेबल होगा इसके ऊपर? प्लस का 91। एकदम सिंपल। कैल्शियम पे अप्लाई करना है मुझे बोर्स एटॉमिक मॉडल, अब अप्लाई कर दो, क्योंकि अब न्यूक्लियस बचा है और एक इलेक्ट्रॉन बचा, यूज इट। अच्छा, इसमें भी वो कैसे घुमाता है? वो बोलेगा मोनोवेलेंट हीलियम, बच्चा पड़ेगा सिर्फ हीलियम। समझे? बच्चा क्या पड़ेगा? हीलियम। बोलेगा सर मोनोवेलेंट, मुझे क्या पता मोनोवेलेंट क्या होता है, जबकि इतनी कॉमन सेंस तो डेवलप कर चुके होगे तुम। तो बोलेगा डाई पॉजिटिव लिथियम। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, डाई पॉजिटिव लिथियम। तो हो गया ना सिंगल इलेक्ट्रॉन लिथियम, एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? और बच्चा सिर्फ लिथियम पड़ेगा। बोले सर आपने बोला था Li2+ पे एप्लीकेबल होता है, वहां पे Li लिखा था सिर्फ, तो मैं छोड़ के आ गया। वो बोलेगा टेट्रावेलेंट बोरॉन, टेट्रा पॉजिटिव बोरॉन। अब मैं बोलता हूं डाई पॉजिटिव बोरॉन, फिर बोर मॉडल हाथ खड़े कर देगा, मेरे बस में नहीं है। बोर सिर्फ हम एक, हमारा एक पे काम करता है। न्यूक्लियस तो एक ही हो सकता है, तो हम एक, हमारा दो, हम एक, हमारे 3 पे काम नहीं करता। बहुत सिंपल है। क्या? हम एक, हमारा एक, हम एक पे ही काम करता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे ही काम करेगा। कहीं और अप्लाई मत कर देना, बाद में रोते हुए आओगे, अरे सर मैंने अप्लाई कर दिया, ऑप्शन मैच कर गया और मैं टिक करके आ गया।
अब मैं आईआईटी में जा रहा है तो मैं बोलूंगा बेटा झाड़ू लगा के वापस आ जाना। समझ गए ना? तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज माइंड में बिठा लो तो ही बोहर काम करता है। ठीक है, और रीजन भी बता दिया क्यों, क्योंकि बोहर ने इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के बारे में कुछ भी नहीं बोला। जो बोहर का मेन जादू था, मेन जादू, वो अब आएगा, जिसके लिए बोहर की तारीफ हुई बहुत ज्यादा। बोहर ने इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता है उन ऑर्बिट्स की रेडियस, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स के चक्कर लगाने की फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सब कैलकुलेट कर दिया था। इतने चमत्कारी थे ये। हालांकि एप्लीकेबल था एक ही इलेक्ट्रॉन के केस में, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। उस वक्त एटम की दिशा दशा सब बदल गई है ना। हालांकि इनका मॉडल भी कोई परफेक्ट मॉडल नहीं है, उसके बाद भी हमने मॉडल्स बहुत सारे लेके आए जिसमें हम यूज करते हैं एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन पे बेस्ड है, तो उसकी भी बातें करेंगे। फिलहाल डेरिवेशन पे फोकस करें, और ये डेरिवेशन डेली 5 दिन 1 से 2 बार करना है आपको अगर सीखना है तो। सिर्फ एक बार देख के या एक बार कॉपी करके जादू नहीं होता कुछ भी। तुम कोई भगवान नहीं है, तुम कोई चिट्टीदार रोबो नहीं है। एक बार देखा, समझ में आ गया, अभी तुमको सालों साल याद रहेगा, तुम्हारे हार्ड ड्राइव में है ना स्टोर हो गया है। तो ऐसा तुम कोई जादूगर नहीं हो, इंटेलिजेंट हो, लेकिन मम्मी पापा की नजरों में। तो अगर ये चाहते हो कि आपकी इज्जत बनी रहे मम्मी पापा की नजरों में, 6 महीने लगते हैं टूटने में। देखो, मम्मी पापा को लगता है हाँ नहीं मेरा बच्चा अच्छा है, कर दिखाएगा, कर दिखाए, 6 महीने में दे विल एक्सेप्ट ग्रेजुअली, यार ये गधा है ये। तो कैलकुलेशंस बता रहा हूं, तो डेली 1 से 2 बार करना है फॉर नेक्स्ट 5 डेज। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, बिल्कुल ध्यान से देखें, कोई जबरदस्ती नहीं करना। वी नो दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो 2 फोर्स लग रहे थे इलेक्ट्रॉन पे, वो कैसे थे? अपोजिट थे और इक्वल थे। इनका हमने एक रिलेशन भी बताया था। एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा? कोई प्रॉब्लम है? किसी के पेट में दर्द हो तो बताओ, देख लो और बताओ। नहीं, ऑल्सो MBR के इक्वल था, NH अपॉन M, और R को इधर भेज दो, क्या बचेगा मेरे पास? अब इस V को अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, तुम लिख लेना V इन इक्वेशन 1, क्या आएगा मेरे पास? कि Z² अपॉन MR इज इक्वल टू M और R मर गए, चेक कर लो, स्क्वायर थे, यहाँ पावर 1 था तो एक एक कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा है? के Z² इज इक्वल टू N² H² अपॉन 4π² M। मुझे क्या ढूंढना था? रेडियस। तो रेडियस का रिलेशन क्या आ गया अभी मेरे पास? N² H² अपॉन 4π² M के Z²। मैं ऐसे टुकड़ों में ही याद किया था, बड़ा रिलेशन है, इकट्ठा रटने जाओ तो नहीं रटा जाता, तो 4 टुकड़ों में डिवाइड किया। पहले न्यूमरेटर N² H², फिर डिनोमिनेटर पे आ जाओ, उसके 3 टुकड़े कर दिए, 4π² M के ZE², 4π² M के
Z² याद हो जाता है, 5-10 दिन रटना है, बस 5-10 दिन रटना है, यू विल गेट द रिलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। और थोड़ा सा अपना दिल लगाओगे, मन लगाओगे बेटा, तो आपको एक चीज पता चलेगी, और वो ये है कि n क्या था, नंबर ऑफ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट हुआ तो n की वैल्यू 1, थर्ड ऑर्बिट हुआ तो n का वैल्यू 3 रख दोगे। z क्या है, एटॉमिक नंबर। अगर बोरॉन की बात करता तो z हम क्या रख देते, 5। He+ की बात करेगा तो 2 रख दोगे। हाइड्रोजन की बात करोगे तो z 1 रख दोगे। तो ये दो चीजें छोड़ दो, बाकी सब यूनिवर्सली फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, एग्जामिनर के हाथ में भी नहीं है। H प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू फिक्स्ड है, 4 पाई का वैल्यू फिक्स्ड है, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, k इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट फिक्स्ड है, E यूनिट चार्ज है फिक्स्ड है, एक्सेप्ट n एंड z सब कुछ फिक्स्ड है। n एंड z को छोड़ दे सब कुछ फिक्स्ड है। तो बस अब मैं क्या करूंगा, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ all constants, solving and adjusting the unit. रेडियस का वैल्यू आता है 0.529। क्या चीज जो हमारे हाथ में नहीं थी, n एंड z, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते, इसको रखना ही पड़ेगा। तो बाकी सारे वैल्यूज रख दिए मैंने, सॉल्व कर दिया और यूनिट्स एडजस्ट कर दी। तो यूनिट यहां पे जो आती है वो आती है एंगस्ट्रॉम। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आपके सामने है, nth ऑर्बिट, n की वैल्यू 1 रखूंगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, n की वैल्यू 2, सेकेंड ऑर्बिट बोला तो n की वैल्यू 2 हो गई, ऐसे ही चलते जाता है। पिकोमीटर में जाओगे तो रेडियस आती है 52.9 n²/z पिकोमीटर, n²/z मत भूल जाना, पिकोमीटर, ठीक है। और सिंप्लीफाई करना है तो वो भी कर सकते हैं, और पहले ये पूरी कहानी देख लो रेडियस की। पहले तो रेडियस के लिए हमने दो इक्वेशंस यूज किए, एक तो फोर्स वाला, एक एंगुलर मोमेंटम वाला। फोर्स वाला है, तो फोर्स वाले में हमने क्या किया, v² = कुछ निकाला, और एंगुलर मोमेंटम वाले फंडे में v का एक्सप्रेशन निकाल के इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, और देन r आ जाएगा हमारे पास। बहुत सिंपल है, बट बिना करे भूल जाओगे। सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज रखोगे, कैलकुलेशंस करोगे जो भी करनी है, और यूनिट्स एडजस्ट करोगे। 3 काम करे हमने, क्या है ये। अब जैसे अगर मैं बोल दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं व्हाट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, क्या है बताओ। तो जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट, n की वैल्यू क्या हो गई, तो रेडियस क्या आ जाएगी, या पिकोमीटर में कितना हो जाएगा। इसको इन्होंने क्या बोल दिया, A0 इज 0.529 एंगस्ट्रॉम या 52.9 पिकोमीटर। तो ये जो हमारा रिलेशन है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं अभी, A0 n²/z, वेयर A0 इज, सिंबल्स हम क्यों दे देते हैं, क्योंकि बार बार वो वैल्यू ना लिखनी पड़े, कन्वीनियंस के लिए करते हैं ये काम हम। अभी कन्वीनियंस के चक्कर में तुम भूल जाओ कि A0 किसकी जगह पर रखा है, तो एग्जाम में तुम्ही को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। हम दुनिया भर के डेरिवेशंस करेंगे, बार बार ये वैल्यू लिखते फिरेंगे क्या,
वैल्यू लिखो, फिर यूनिट्स भी बताओ। ए नॉट लिखते ही मेरा सारा टेंशन कम हो गया, क्योंकि यूनिट भी इसी में छुपी हुई है। 52.9 पिकोमीटर लिख दो या फिर 0.529 एंगस्ट्रॉम लिख दो, सो वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। तो रेडियस का फॉर्मूला ये सब याद होना पड़ेगा। बच्चा आलसी होता है तो ये वाला अवॉइड करता है, तो बेटा बड़ा पिज्जा आता है घर पे तब कभी नहीं कहते बड़ा पिज्जा है ना, तब हमेशा लगता है क्या है कितनी कम है। या फ्राइज क्या बोलते हैं, फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज ही बोलते हैं ना, विद पेरी पेरी मसाला, यम। कभी बोलते हो कि अरे यार इतनी ज्यादा, वो कैसा लगता है, कम। दोस्तों के साथ घूमने जाना हो, सुबह से लेकर शाम तक घूम लिया हो, फिर भी क्या लगता है, और ये फॉर्मूला इतना बड़ा रिलेशन सर। तो ये एटीट्यूड से काम नहीं होता भाई। आईआईटी में जाना है तो जो जरूरत है वो करना पड़ेगा। अब माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ना है और हाइट से भी डर लगता है, कैसे चलेगा भाई। अब बियर ग्रिल बनना है अगर तो सांप की मुंडी उड़ा के खून पीना पड़ेगा ऐसे थोड़ी बन जाओगे, समझो। रेडियस का रिलेशन आ गया। अब इससे हमें क्या क्या समझ में आएगा, हमारा रेडियस का काम हो चुका, लेकिन क्योंकि हमको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा ना हमें, जादू। तो वो जादू पे काम करते हैं हम। चलो, जादू एकदम सिंपल है। अगर मैं आपसे फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस पूछूंगा, एन की वैल्यू क्या रख दोगे, तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या आएगा, ए नॉट बाय जेड। एन की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो गायब हो जाएगा। मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस, फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस। तो कितने समझदार हो तुम, अपने आप से पूछो जरा। हंड्रेड ऑर्बिट का रेडियस, कोई रोक लेगा तुमको, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस बता सकते हो। स्मार्ट हो तो, गधे हो तो फिर तो अपना नाम भी भूल जाओगे। किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप देखोगे तो कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिट्स की जो रेडियस है उनका डिफरेंस निकालो। जैसे 2 और 1 के बीच का डिफरेंस निकालो। 3 एंड 2 के रेडियस का डिफरेंस निकालो। 4 एंड 3 के बीच का डिफरेंस निकालो। हाँ, अब मुझे बताओ कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। समझदार हो। हाँ, तो बस यही तो चाहिए। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिस्टेंस कितना है, बट जब मैं थर्ड ऑर्बिट बनाऊंगा तो कहने का मतलब क्या है, कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिट्स के बीच में डिस्टेंस क्या होते जा रही है। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में अगर गैप इतना है तो सेकंड और थर्ड के बीच में गैप उससे ज्यादा होगा। थर्ड और फोर्थ के बीच में गैप, मतलब ये कैसी बिल्डिंग बन रही है, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर। समझ रहे हो कुछ। बिल्डिंग में फ्लोर्स की हाइट फिक्स्ड होती है, बट यहां ऑर्बिट्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है। तो पहली चीज तो आपको रेडियस का फॉर्मूला सब याद करना है, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करना है। दूसरी चीज जो आपको ऑब्जर्व करनी है वो क्या है, कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिट्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ती जाती है। तो मैं आपसे पूछूंगा 7th और 8th के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी या 4th और 5th के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी, कितनी होगी।
15 ए नॉट बाई जेड। अरे 8th बोला तो 64 हो जाएगा, 7th बोला तो 49 हो जाएगा। 64 माइनस 49 करोगे तो कितना आएगा? 15 ए नॉट बाई जेड। चलते रहेगा। समझ गए? ये फंडा याद रखना, ऑर्बिट्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाती है। बैठेगा खोपड़ी में? अच्छा, और क्या पूछता है मुझसे? और मुझसे पूछता है रेडियस का रेशो। जैसे मैं R4 और R3 बताऊं, 4th ऑर्बिट की रेडियस एंड 3rd ऑर्बिट की रेडियस का रेशो ले लूं, कितना आएगा? जब मैं रेशो ले रहा हूं तो ए नॉट बाई जेड क्या रहेगा? सेम ही रहने वाला है, कैंसिल ही होना है, रेशो में कैंसिल ही हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं R2 अपॉन R1, R3 अपॉन R1, R4 अपॉन R2, 16/4 आएगा। शक्लों पे दिख रहा है सर, क्या लिख रहे हो? डर लग रहा है मेरे को तुमसे। जी, नॉट ऊपर कैसे चला गया? शक्लें तुम्हारी देख के ऐसे आया बेटा ये। तो रेडियस का रेशो पूछ सकता है, फिर डिफरेंसेस का रेशो पूछ सकता है। देख रहे हो तुम, एग्जामिनर का मन कुछ भी पूछे। 3rd और 1st का डिफरेंस, 2nd एंड 1st का डिफरेंस और उनका रेशो। देख रहे हो, घुमा रहा है क्वेश्चन। जैसे मैं सिंपली पूछ रहा हूं पापा का नाम, तुरंत बता दोगे। मम्मी के पति का नाम, मम्मी की सास के बेटे का नाम, बदोबदी होगा दिमाग में। समझ रहे हो ना? वैसा ही तो कर रहा हो। और क्या कर रहे हो बताओ? R1 नहीं निकालना आता कि R3 निकालना नहीं आता कि R4 निकालना नहीं आता? कुछ भी निकाल लेगा तुम, सब निकाल लेगा। डिफरेंस निकालना सिखा दिया तुमको। R3 और R1 का डिफरेंस क्या था? 8 ए नॉट बाय जेड। 2nd और 1st के बीच में रेशो निकाल रहे हो तो ये तो फिक्स्ड है, निकाल लोगे। समझ रहे हो ना? रेडियस निकालना, रेडियस का रेशो निकालना, रेडियस के डिफरेंसेस का रेशो निकालना, डिफरेंस निकालना, बस यही क्वेश्चन है। स्पीशीज बदल देता है कभी कभी। कभी कभी क्या बोलेगा? R4 तो हाइड्रोजन का है बट R2 हीलियम का है। अब बोलो क्या आएगा डिफरेंस? R4 4th ऑर्बिट किसका है? हाइड्रोजन का। और 2nd ऑर्बिट? तो R4 ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे तो R4 क्या होता है? 16 ए नॉट। हाइड्रोजन लिखा इसलिए Z क्या लिख दोगे? 2nd ऑर्बिट किसका? हीलियम का। 2nd के लिए क्या लिखते हो? 4 ए नॉट। समझ गए? यस और नो? तो कितना हो गया ये डिफरेंस? है? बस हो गया आंसर। यही सब पूछेगा रेडियस में। नथिंग इज न्यू और सरप्राइजिंग। बट रिलेशंस मेमोराइज करना, मास्टर करना, वो आपकी जिम्मेदारी है। अब कोई बोले मुझे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, दीवार पे सर गिराओ, दीवार का कलर लाल करो, शायद थोड़ा बहुत समझ में। भाई मैं यही बोलूंगा, खोपड़ी बंद है, खोलो उसको पहले। दीवार पे गिराओ, खुलेगी। कुछ बाहर आएगा तो कुछ अंदर जाएगा। तो एकदम सिंपल है बच्चों। 2nd है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिट कह लो या इलेक्ट्रॉन कह लो, एक ही बात, क्योंकि जो एनर्जी ऑर्बिट की होगी वही। तो पहली चीज, क्या इलेक्ट्रॉन चल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है? यस और नो? तो क्या उसके पास काइनेटिक एनर्जी है? और क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भाग रहा है या न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड में भाग रहा है?
तो उसके पास बेटा पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, E इज इक्वल टू क्या होने वाला है बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस, अब काइनेटिक एनर्जी तो एकदम सिंपल है, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। mv स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ आया था, क्या आया था, तो ये आ गया क्या, काइनेटिक एनर्जी। फिर दूसरा क्या है, उसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, दो चार्जेस के बीच में, सॉरी, अगर आप काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हो तो कैसे करते हैं, k q1 q2 अपॉन r, k q1 q2 अपॉन r, और यहां मैंने आपको बोला था पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते वक्त साइन भी यूज होते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ गई, माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन, कोई प्रॉब्लम, माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन, अब थोड़ा सा मैं दिमाग लगाऊं तो मुझे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का आपस में रिलेशन दिख रहा है, सेम, क्या बोल रहे हो, ऐसा मत करो, एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में कुछ ऐसा रिलेशन है, चेक कर लो। काइनेटिक एनर्जी थी के जेड स्क्वायर अपॉन 2r, टोटल एनर्जी कितनी आई है, माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 2r। ऑल्सो एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में मुझे ये रिलेशन दिख रहा है, चेक कर लो आप, पोटेंशियल एनर्जी था माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर, टोटल एनर्जी है माइनस के जेड स्क्वायर पर 2r। तो ये जो पार्ट है अगर आप ठीक से दिमाग लगा के देखोगे ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो टोटल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या रिलेशन है ये आपके सामने है। तो एनर्जी इज माइनस ऑफ के ई या फिर हाफ ऑफ पीई, ये पहला पार्ट है इसका। अब दूसरा पार्ट पे चलते हैं। यहां पे तुमको आर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बस इस आर को हटाना है और आर की सारी दुनिया यहां पे रखनी है। आर को हटाना है और आर की सारी दुनिया यहां पे रखनी है मेरे बच्चों। कैसे रखेगा? आई नो इट इज वेरी वेरी हार्ड फॉर यू बिकॉज लिखने में जान जाती है हमारी। मैं पूरा नोट्स लिखवाऊंगा तुमसे दो तीन बार। सारी अच्छी आदतें भुला दूंगा तुम्हारी। किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया? अभी थोड़ी देर पहले आर का जो एक्सप्रेशन निकाला था। अरे एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं बेटा, वो रखा है यहाँ पे, ये कहना चाह रहा हूं। तो ये छोटा सा रिलेशन आता है एनर्जी का। कितना आया? माइनस। फिर से मैं बोल रहा हूं, टुकड़ों में याद करोगे तो याद हो जाएगा, एक साथ जबरदस्ती करोगे तो नहीं होगा। तो माइनस 2 पाई स्क्वायर
एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन, यहां भी आपको सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज रखनी है, सॉल्व करना है, यूनिट्स एडजस्ट करनी है, तो क्या मिलेगा आपको -13.6। और जिनकी वैल्यूज आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते वो कौन है, एन एंड जेड। नंबर ऑफ ऑर्बिट क्वेश्चन डिसाइड करेगा और किस स्पीशीज में सॉल्व करवा रहा है ये भी एग्जामिनर डिसाइड करेगा। बाकी सब चीजें पहले से फिक्स्ड हैं, प्री डिटरमिन्ड है। और इसकी यूनिट क्या आती है, ईवी पर एटम। ईवी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, कहीं कूलम क्यों लिख रहा हूं मैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1.602 इंटू 10⁻⁻19 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ईवी मत पढ़ो गधों, तुम्हारा आलस का ट्रिप ही खत्म नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर। अभी अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी पूछूंगा, फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी पूछ रहा हूं, तो एन की वैल्यू कितना आएगा ये, यूनिट आपको पता है, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, बार बार यूनिट नहीं लिखूंगा अभी। सेकेंड ऑर्बिट करोगे तो थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी निकालोगे तो फोर्थ ऑर्बिट का मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। 6 ऑर्बिट तक का एनर्जी आपको पता होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए। फर्स्ट का -13.6 जेड स्क्वायर, सेकेंड का -3.4 जेड स्क्वायर, थर्ड का -1.51 जेड स्क्वायर, फोर्थ का -0.85, फिफ्थ का माइनस का 0. मैं क्यों बोलूं, खुद करो 6 तक। फिर अगर मैं इनफाइनाइट का बोलूं तो इनफाइनाइट से डिवाइड करके किसी की कोई औकात बचेगी क्या, तो क्या लिखोगे, 0 0 अंडा। तो इनफाइनाइट पे क्या है, अंडा। इनफाइनाइट वाले ऑर्बिट का एनर्जी हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दो, तुम्हारी बुद्धि उतनी काम नहीं करती है। एनर्जी के फॉर्मूला में नेगेटिव साइन आ रहा है, मतलब एनर्जी नेगेटिव है, ऐसा नहीं है भाई। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड में है। माइनस साइन यहां क्या इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन, जैसे ही ये माइनस हटेगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से फ्री हो जाएगा।
इनफाइनाइट पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से फ्री हो जाएगा, सिंपल। तो माइनस का मतलब एनर्जी नेगेटिव है ऐसा नहीं है। माइनस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ न्यूक्लियस। सो जब तक आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव बता रहे हो तब तक क्या मतलब हुआ इसका कि इलेक्ट्रॉन, अभी ऐसे समझो, न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? पापा और मम्मी, और इलेक्ट्रॉन यानी कि तुम चक्कर लगा रहे। पहले तुम कहां थे? प्ले ग्रुप में थे। फिर तुम कहां पहुंचे? नर्सरी में पहुंचे। फिर तुम कहां पहुंचे? ऐसा करते 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 आज तुम कहां गया है? कल तुम 12th में जाएगा, उसके बाद तुम IIT, फिर तुम कहां चला जाएगा? आज तुम्हारी एनर्जी कैसी है? कल कितनी हो जाएगी तुम्हारी एनर्जी? शून्य। देन यू हैव टू डिसाइड एवरीथिंग फॉर योरसेल्फ। इन्फिनिटी। गाड़ी में, बाइक में डालनी होगी पेट्रोल, घर पे फोन करके बोलोगे मम्मी तबीयत खराब चल रही है, डॉक्टर ने बोला है डेली जूस पीना है, इसलिए जूस का एक्स्ट्रा 400 रुपए पर डे चाहिए मेरे को। उसमें 200 का जूस गाड़ी पिएगी, 2 व्हीलर, और 200 का जूस तुम पिएगा। समझा ना? समझा ना? ये कब पॉसिबल होगा? व्हेन यू आर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। सो आपकी एनर्जी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। एक दिन तुम इस न्यूक्लियस से आजाद हो जाओ, बट फिलहाल योर मूवमेंट इज गवर्न्ड बाय। तो इसीलिए 2 मिनट भी तुम आंखों से गायब हुए कहां हो? कितनी देर हो गई? घर कितने बजे आ रहे हो? बेशक कर नहीं पाए कुछ, बट पूछते तो है ही ना। या ऐसे समझ लो, आप पैदा हुए न्यूक्लियस में, आपकी उम्र बढ़ रही है, और एक दिन तुम आजाद हो जाते हो, है ना? समझे? तो यही लाइफ है हमारी। तो आज आप 11th ऑर्बिट में हो, कल 12th ऑर्बिट में जाओगे और फिर एटम से फ्री हो जाओगे। तो आपकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? आज तुम्हारी एनर्जी नेगेटिव नहीं है, सोचो। तो हमको लग रहा है ये नेगेटिव का मतलब है हमारी एनर्जी नेगेटिव, नहीं। ये नेगेटिव का मतलब है कि तुम संस्कारी रहो थोड़े बहुत, माँ बाप की नजरों में एटलीस्ट। आप ठीक से देखोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कितना था? सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी कितना था? तो फर्स्ट और सेकेंड का गैप कितना था? तो थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी कितना था? सेकेंड और थर्ड का गैप कितना था? तो यहां क्या हो रहा है? कॉन्सेक्यूटिव ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या होते जा रही है? एनर्जी डिस्टेंस बढ़ते जा रही है ऑर्बिट्स के बीच में, बट उनके एनर्जी का गैप क्या होता जा रहा है? उल्टा चल रहा है। एनर्जी का गैप कम हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ते जाती है। तो थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी, फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी और क्लोज आ जाएगा। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 15th। कुछ समझ रहे भावनाओं को क्या हो रहा है? एक लिमिट तक इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी लेवल का फंडा काम करता है, उसके बाद एनर्जी लेवल्स इतने क्लोज आ जाते हैं कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हो जाए। इसीलिए 7 ऑर्बिट तक की तो कहानी चलती है, उसके बाद के ऑर्बिट्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचता। तो आप 7th 8th तक तो मम्मी के कंट्रोल में थे, 9th 10th में तुमको फोन मिल गए, फिर तुमने क्रिकेट खेला, बाहर नहीं, फोन में, यूट्यूब चलाया, और जो भी काले पीले काम किए होंगे तुम जानते हो। और इनफाइनाइट पे फ्री हो जाओगे, डोंट वरी। तो एनर्जी समझ में आ गई?
अब जैसे रेडियस के लिए था, क्या था? रेडियस पूछ सकता है, रेडियस का रेशियो पूछ सकता है, रेडियस का डिफरेंस पूछ सकता है, रेडियस के डिफरेंस का रेशियो पूछ सकता है, जस्ट लाइक दैट। एनर्जी पूछ सकता है किसी भी ऑर्बिट की, और डिफरेंस भी पूछ सकता है, रेशियो भी पूछ सकता है, डिफरेंसेस का रेशियो भी पूछ सकता है, उसका जो मन करेगा वो पूछेगा। वो तुम्हारा गुलाम नहीं है, तुम उसका गुलाम है, ठीक है। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वी नो दैट एम वी आर इज इक्वल टू, तो वेलोसिटी इज आर का बैंड बजा दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, बताओ आर क्या आया था? कुछ कैंसिल हो रहा है तो उड़ा दो। तो तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। किस नतीजे पर पहुंची है? तो आपने एक पुरानी फिल्म में डायलॉग सुना होगा, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? तो वेलोसिटी के पास मां नहीं है, चेक कर लो। वेलोसिटी के पास एम नहीं है, मां नहीं है। मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट is independent of its mass. m नहीं है उसके रिलेशन में, चेक इट, कैंसिल हो चुका है। क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है? वो बोलता है कि चलते फिरते अचानक से ईश्वर की असीम अनुकंपा से इलेक्ट्रॉन का मास आधा रह गया। अब बताओ तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। अब जितना कॉन्फिडेंस है तुम यहां बोल रहा है, उतना कॉन्फिडेंस है एग्जाम में नहीं आता यार, क्योंकि अभी तो फ्रेश है और सामने है सब। एग्जाम में सोचते रहते हैं अरे मास से क्या फर्क पड़ता है, वेलोसिटी तो फिक्स रहेगी, सर ने लिखवाया था, वेलोसिटी का फॉर्मूला था एक। तो वहां ये सब आएगा तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि कुछ याद नहीं रहेगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पे भी वही सब काला पीला करना है, सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रखनी है एक्सेप्ट जेड एंड एन। तो वेलोसिटी का रिलेशन आता है 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अगर मान लो सेंटीमीटर में चाहिए तो वो भी लिख सकते हो। ये है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन यूनिट टाइम में कितने चक्कर लगा रहा है, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर, ऐसा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन निकालनी है अपने को। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या आएगी? हाँ, अरे बोलो। स्पीड अपॉन डिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन को अगर 1 चक्कर लगाना है किसी ऑर्बिट का, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? सरकमफेरेंस के इक्वल। और स्पीड कितनी है? v। तो v भी है, r भी है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे निकलेगा? स्पीड मींस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। मैं लिख देता हूं एक बार, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, वह 1 चक्कर।
तो कितना हो जाएगा? वेलोसिटी 2πr। वेलोसिटी क्या था? भूल जाते हो तुम लोग बहुत जल्दी। तो मैंने वेलोसिटी को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया और रेडियस को भी। ये सॉल्व करके आपके पास फ्रीक्वेंसी का एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। मैं हेल्प नहीं करूंगा, मैथ्स है इसलिए। अब ये तो था फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। एक किसी का भाई होता है, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। में मैं क्या बताऊंगा आपको? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस टेकिंग प्लेस इन यूनिट टाइम। एक मिनट में कितने चक्कर लगा लिया या एक घंटे में कितने चक्कर लगा लिया इलेक्ट्रॉन ने, तो फ्रीक्वेंसी में आता है। टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा। जैसे अर्थ को सन का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 365 डेज, 1 ईयर जिसको आप बोलते हो, है ना। ऐसे ही मिनट की सुई है, मिनट वाली, नॉट सेकंड्स वाली। मिनट की सुई को एक चक्कर लगाने में कितना देर लगता है? 60 मिनट्स। आवर्स वाले हैंड को 12 घंटे, 24 12। और जो टाइम पीरियड होता है बेटा, यू आर लकी, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ। तो जो तुमने यहाँ काला पीला किया होगा वही उल्टा कर देना, पीला काला। तो अगर ये काला पीला आएगा तो ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल कर लेना गधों। पीला काला कर लेना। मेरे पास मत आना रोते हुए, मैं नहीं बताऊंगा, मैथ्स है इसलिए। हाँ, मम्मी पापा की गोद में बैठ के बोल सकते हैं समझ में नहीं आया। अभी कितने बच्चों ने, मैं 3 बार रिपीट किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? कितने बच्चों ने लिखा है? कोई नहीं लिख रहा, कोई भी। कितनी बार बोला मैंने? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन यूनिट टाइम। कितने लोगों ने लिखा है? किसी ने नहीं लिखा। बाद में मेरे पास आओगे पूछते हुए और पापा की गोद में बैठ के रोओगे, समझ में नहीं आया। तो अगर ये सेंटेंस लिखने से, बोलने से समझ में आता किसी को, तो देश का विकास हो चुका होता और हम अमेरिका से आगे निकल चुके होते। चाइना वाले हमसे सुई मंगवा रहे होते, है ना। थर थर कांपता है ना चाइना हमारी वजह से। पाकिस्तान तो है ना मर ही गए। सब बातों से ही हो रहा है तो होने दो। अब नहीं रिपीट कर रहा मैं। हो गया अच्छी बात है, नहीं हो गया बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा कि बेटा लिखोगे नहीं, तुमको भगवान कसम है, मम्मी कसम है। तो 5 चीजें मैंने कैलकुलेट कर दी। क्या क्या? रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिट एक ही बात है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन एंड टाइम पीरियड। 5 चीजें कैलकुलेट कर दी, 5 एक्सप्रेशंस आएंगे। इन्हीं पे बेस्ड दुनिया भर की चीजें तुमको बार बार देखने को मिलती हैं। जैसे सोचो, एडवांस में क्या करता है, इन्हीं सबको बहुत स्मार्टली यूज करता है। जैसे आपने टोटल एनर्जी क्या निकाली, भूल गए इतनी जल्दी। अभी के लिए मैंने आपको क्या बोला था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा अभी? एनर्जी इज इक्वल टू, ये भी तो टोटल एनर्जी है, नहीं है? इस फॉर्म में लिख देगा, तुम बोलो हाँ ये कहा, ये तो कुछ होता ही नहीं है, सर ने तो करवाया ही नहीं है, सर ने तो तुमको हैरी पॉटर किताब नहीं दी थी और तुमने बड़े चाव से पढ़ी होगी। सर ने तुमको स्नैपचैट डाउनलोड करने नहीं बोला और तुमने डाउनलोड कर लिया, बाबू सोना खेल रहे हो।
हाँ या ना? तो एनर्जी का ये रिलेशन नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, बट हम एग्जाम के टाइम पे इतना रिलेट नहीं कर पाते और दुखी हो जाते हैं। अच्छा, आर को हमने और कुछ लिखा था, ए नॉट, भूल जाते हो बहुत जल्दी, एन स्क्वायर बाय, नहीं लिखा था? तो मैं आर को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता उसके टर्म्स में? क्यों नहीं कर सकता भाई? तो एनर्जी क्या बन जाएगी, माइनस जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए नॉट एन स्क्वायर। बताओ, ये भी तो रिलेशन है भाई, ये भी रिलेशन है, एनर्जी का ही रिलेशन है, बट कब क्या यूज कर रहा है वो आपको ऑप्शंस देख के समझ में आता है। मैं आपको सिर्फ टुकड़े दे सकता हूं, उन टुकड़ों को जोड़ के क्या बनाना है वो एग्जामिनर आपको टारगेट देगा। मैं आपको 4-5 केसेस बता सकता हूं, दुनिया भर की सारी चीजें नहीं बता सकता हूं। ये आप जब क्वेश्चंस सॉल्व करते हो, पीवाईक्यूज सॉल्व करते हो, उसके थ्रू आपको चमकता है और समझता है। अब अगर यहां तक याद है तो आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझ पाओगे।